नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे सीडीपी के एमसीक्यूज की क्लास है। 30 क्वेश्चन है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत हैंडसम लेवल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आपको बिल्कुल नए हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ आपका शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता, तीनों कोर्स की क्लास चल रही है ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्लास भी होती है, रिकॉर्डेड क्लास भी होती है। और अभी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तीनों ही कोर्स में सीडीपी का। तो सीडीपी के जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसके एमसीक्यू में लेके आया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ यूट्यूब वालों के लिए मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा एक्सप्लेनेशन मोड पर। यहाँ से भी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिएगा। और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। और देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा है, आपसे कितना बना। क्योंकि देखिए अभी जो दोनों टेट का एग्जाम हुआ है, चाहे वो सी टेट ले लो, सीजी टेट ले लो, लगभग दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था। पेपर लेंदी था, है ना, एनालिसिस बेस्ड था, कैलकुलेशन ज्यादा था। तो उसी फॉर्मेट को पकड़ के अपन ये एमसीक्यू तैयार किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू हम करवा रहे हैं इसकी थ्योरी क्लास हमारे कोर्स में चल रही है ऑनलाइन मोड पर। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और आज का पहला क्वेश्चन अपन श्री गणेश करते हैं, देखते हैं। कथन: बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण स्टैनले हॉल ने किया। कारण: स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो परंपरागत और रूढ़िवादी क्वेश्चन का जमाना जा चुका है। आपको अब नए पैटर्न में ही पढ़ना पड़ेगा। अब आपको यह भी पता है कि भैया बालकों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग स्टैनले हॉल ने ही किया था और सभी के लिए प्रश्नावली विधि का वुडवर्थ ने किया था, ठीक है। अब स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यह भी सही है, ठीक है। अब दोनों सही है, आदमी फंसता यहां है कि इसका आंसर कैसे लगाएं। अब आपको पता है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, क्या होगा। तो देखो केवल प्रश्नावली विधि बनाने के लिए क्या स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया? नहीं, और भी बहुत से काम किए, बाल मनोविज्ञान का पूरा अध्ययन किए। केवल प्रश्नावली विधि बनाने के लिए उनको जनक तो नहीं कहा जा सकता। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। भैया दोनों कथन सही हैं, ठीक है। और यह भी बात सही है कि बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शुरू में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था और उसके लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण भी किया था, ठीक है। पर केवल प्रश्नावली विधि का निर्माण करने के कारण बाल मनोविज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन बी। इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप, मुझे जितना अनुभव है 2017 से अपन स्टिल पढ़ा रहे हैं, 2020 में ऑनलाइन आए, 2021 में ऑनलाइन आए हैं। तो एमसीक्यू जो मैं जितने भी एग्जाम के पढ़ाया हूं, है ना, मैं ये बोल सकता हूं 80 से 85% तक वर्थ इट रहा है। जो एकदम एग्जाम अलग ही आया होगा उसका मैं नहीं बोल सकता। तो ये एमसीक्यू आपके काम जरूर आएगा, ठीक है, पहले का भी। अब दूसरे का देख लेते हैं। मूल व्यवहारवादी किसे माना जाता है ना। व्यवहारवाद के जनक कौन कहला जाते हैं जी? जेबी वॉटसन कहला जाते हैं, है ना। अब देखो जो आदमी नॉर्मल पढ़ा है वो सीधा देखेगा व्यवहारवादी जेबी वॉटसन में लगा देगा, लेकिन मूल व्यवहारवादी कौन कहा जाता है? बीएफ स्किनर। मूल व्यवहारवादी किसको कहा जाता है? बीएफ स्किनर को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय का है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। पूर्ण से अंश में क्या होता है? आपको पहले पूरी तरह दिखाया जाएगा। पहले आपको एक पेड़ दिखाया जाएगा, फिर पेड़ के बारे में बताया जाएगा, ये पत्ता है, ये तना है, ये उसका जड़ है, यहां से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पूर्ण से अंश की ओर किसमें आएगा? गेल्टास्टवाद। गेल्टास्टवाद, इसी को समग्रवाद भी कहते हैं, ठीक है। गेल्टास्टवाद, ठीक है। कहां? जर्मनी का वर्ड है गेल्टास्ट। गेल्टास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से देखना, ठीक है। गेल्टास्टवाद ये पढ़ेंगे अभी आगे। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय की देन है? गेल्टास्टवाद की देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। पहला कथन।
दूसरा कथन, सिगमंड फ्रायड ने मन को 4 भागों में बांटा है। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया है। व्यक्ति के व्यवहार पर स्वाभाविक प्रभाव चेतन मस्तिष्क का पड़ता है। लो भैया घूम गए, पूरा जय माता दी लेट्स रॉक हो गया। ठीक है, ये सब अपने बनाए हुए क्वेश्चन है ना। चलो बताओ, सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है जी? सिगमंड फ्रायड है। तो पहला क्वेश्चन, पहला कथन सही है। सिगमंड फ्रायड ने मन को 4 भागों में बांटा है? नहीं, 3 भाग में बांटा है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया है। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया, बिल्कुल सही है ना। सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? आइसबर्ग से, जिसमें 10% मन ऊपर रहता है, 90% नीचे रहता है। तो 10% चेतन मन होगा जो अच्छी अच्छी बातें सोचता है, और 90% क्या होता है आपका? अचेतन मन, जो जितनी दबी हुई कुंठाएं, इच्छाएं, गुस्सा, नफरत, प्यार सब कहां भरा हुआ है? अचेतन मन में। और यही अचेतन मन के कारण व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है। तो व्यक्ति के व्यवहार में अचेतन मानसिक क्रियाओं का सर्वाधिक बल होता है, और इसी का अध्ययन किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने, है ना। व्यक्ति के व्यवहार पर सर्वाधिक प्रभाव चेतन मस्तिष्क का पड़ता है? नहीं, 90% रहता है अचेतन मस्तिष्क। तो अचेतन मस्तिष्क का क्या प्रभाव पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी, क्या पहला और तीसरा सही है। ठीक है, 3 प्रकार के मन होते, चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन होता है 10%, जिसमें अच्छी अच्छी बातें रहती हैं। अचेतन होता है 90%, जिसमें पूरी जिंदगी का सार रहता है। ठीक है, जो नार्कोटिक टेस्ट करते हैं ना, उसमें आदमी को सुला के अचेतन मन की ही बातों को पूछते हैं। ठीक है, देखे है ना, आदमी बेहोश रहता है, बताते रहता है, उसमें कौन से मन की बातों को पूछते हैं? अचेतन मन की। वहां पूरा राज दबा जाता है जिंदगी का, और आदमी सच बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, है ना। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता तीनों की भर्ती परीक्षाओं की क्लास चलाई जा रही है, और टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और पुख्ता करना चाहते हैं, सफलता परक तैयारी करना चाहते हैं, कलम तोड़ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। आप हमसे प्ले स्टोर में योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है ये अभी। ठीक है, क्लास प्लस की ओर से अवार्ड भी मिला है, ये सामने रखा है, कैमरा वहां घुमा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आप YouTube चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं यही बोलूंगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट है कमेंट करिए, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलो टू भी कंटिन्यू करते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा दी गई? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के किसके? विलियम वुंड। शाबाश, हो गया गलत, यही तो था, यही तो था। ठीक है, यही था, हाँ। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बोलेगा तो विलियम वुड, शिक्षा मनोविज्ञान में जॉन डीवी आएगा, यही था। और ये ऐसा ही सेट किया गया है कि आप विलियम वुंट देख के नीचे आओ ही ना। ठीक है, चलो शहीद हो गया एक ठोक। कहां किए जी? शिकागो में, शिकागो में किए। कब? 1894 में। ठीक है, यहां क्या किया जाता था? छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान नहीं है ना, वो रहता तो विलियम वुंट आ जाता, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन? जॉन डीवी। कहां के हैं ये? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के हैं जॉन डीवी। और मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान अमेरिका देश का ही है। आंसर डी। चलो, साइकी शब्द का अर्थ आत्मा किसने बताया है? बताइए, साइकी शब्द का अर्थ आत्मा किसने बताया है ना। पोम्पोनोजी मन में था जी, मन। हाँ, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोनोजी। ठीक है, तो किसने कहा है?
गैरिट ने। किसने कहा है? गैरिट ने। पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे ही शहीद होता है क्वेश्चन और आप बोलोगे मैं तो सही बना के आया हूं, तो भैया सही बना है कि नहीं वो भी चेक करना है। मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ पुस्तक कब लिखा गया? मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ पुस्तक कब लिखा गया आपको पता है? 1590 में रुडोल्फ गोइकल ने। कौन? आपका रुडोल्फ गोल्की या गोयकल, गोल्की ने, रुडोल्फ गोल्की ने क्या पुस्तक लिखी थी जी? साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। लॉजिया लिखा, साइकोलॉजिया 1590 में। इसी में मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और क्या कहा गया? इसी पुस्तक को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कहा गया, है ना। और इसी में मनोविज्ञान के बारे में बताया गया, आदि ग्रंथ भी कहते हैं। किसने लिखा है? 1590 में रुडोल्फ गोल्की ने, ठीक है। चलो अगला क्यों क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार के विज्ञान, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। हाँ, तो व्यवहारवाद को और क्या कहा जाता है? लो भैया, हम तो व्यवहारवाद के नीचे देखे ही नहीं। व्यवहारवाद को और क्या कहा जाता है जी? व्यवहारवाद को कहा जाता है अनुभूति का विज्ञान। पढ़ाया हूं, लाइन लिखे होगे तो एक एक लाइन पढ़ना है, समझ गए? अनुभूति का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अनुभूति का विज्ञान भी कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहारवाद को अनुभूति का विज्ञान, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ले बोला ना क्या होता है। लो भाई बनाओ, कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है ना। सीएल हल है सीएल हल, वाटसन भी है, जॉन डीवी भी है, बीएफ स्किनर तो है ही है। ले क्या सर आप भी मजे ले रहे हो, बोल रहे होगे भैया जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षाविद है। जॉन डीवी क्या है? शिक्षाविद है, अमेरिकी शिक्षाविद है, ठीक है ना। चलो आगे का क्वेश्चन, ठीक है। किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया है। ऐसे मत उदास हो, पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो होगा, ऐसे डरने का नहीं है, ठीक है। चलो, है ना। व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या वाटसन ने किस पुस्तक में की थी बताइए? चलो, व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या जेबी वॉटसन ने अपने किस पुस्तक में की थी? ले भाई एमसीक्यू, ठीक है। चलो, मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा, व्यवहारवाद मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो भैया सबसे पहले वॉटसन ने किया था मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा 1914। ऐसा पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, तभी आपका महल खड़ा हो पाएगा, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट, ठीक है। चलिए, चलो समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइए? ले, समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, कौन है? वर्दीमार। अब आधे लोगों को यह नहीं पता कि इसी को बोलते हैं गेल्टास्ट। गेल्टास्टवाद, समग्रवाद, इसी को बोलते हैं। कौन थे? मैक्स वर्दीमार 1912 में जर्मनी में किए। इनके सहयोगी कौन थे? कोल्हर और कोपका। कोनारी द्वीप या कोई द्वीप है वहां पे इन्होंने चिंपांजी सुल्तान पर क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। तो समग्रवाद के प्रवर्तक कौन है? वर्दीमर, 1912 में जर्मनी में किए थे समग्रवाद, ठीक है। सहयोगी थे कोल्हर, कोपका, ठीक। चलो ले भाई, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? लो, नकारात्मक शिक्षा बताओ।
नहीं पता, है ना। नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय दिया रूसो ने। रूसो को क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी। रूसो बोले बच्चों को स्कूल स्कूल मत भेजो, बच्चों को वातावरण में छोड़ दो, वो अपने आप से सीख जाएगा सब चीज। जब आप स्कूल भेजते हो ना तो बच्चों को आप कस्टमाइज कर देते हो। बच्चा बनना चाहता है ऋतिक रोशन, बच्चे को बना देते हो सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बच्चा बनना चाहता है क्या? आर्मस्ट्रांग, आप बच्चे को बना देते हो सुकालू राम। तो भैया बच्चों को स्कूल मत भेजो, ऐसा बोलते थे कौन? जीन जैक्सन रूसो, प्रकृतिवादी थे वो, प्रकृतिवादी विचारधारा के जनक। बच्चे अपने वातावरण में हर चीज सीख जाएगा, ऐसा कहते थे रूसो। इसीलिए इसको बोलते हैं नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय। किसने दिया? रूसो ने, ठीक है। चलो एक नंबर क्वेश्चन। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, बताओ। एक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या थे? प्रकृतिवादी थे। ये भी रूसो की जैसी सोच रखते थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें दो टॉपिक है जी, शिक्षा मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास। यहीं तक है, शिक्षा मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास, है ना। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं। सही है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्री तरीके से होता है, रैखी नहीं। ले, गिरीश का गाना सुनेगा? सुन लो भैया। चलो वापस रिवाइज कराता हूं। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, पहला गलत। सर कैसे सामान्य से विशिष्ट होता है? पहले आप पहले आप बैठना सीखते हो, फिर मड़ियाना सीखते हो, फिर खड़े होना, फिर चलना, उसके बाद दौड़ना। तो पहले नॉर्मल चीजों को सीखते हो, उसके बाद स्पेसिफाई। बच्चा पहले लाइन खींचना सीखता है, फिर लाइन खींचना सीखता है, उसके बाद धीरे से अनार का लिखना सीखेगा। तो पहले सामान्य क्रिया, फिर विशिष्ट। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। बच्चा पहले बैठना सीखता है, बैलेंस बनाता है, फिर मड़ियाना सीखता है, बैलेंस बनाता है, धीरे धीरे चलता है, खड़े होता है, बैलेंस बनाता है, फिर वो धीरे से दौड़ना सीखता है, बैलेंस बनाता है। जब तक बच्चा बैठना नहीं सीखेगा दौड़ना सीख जाएगा क्या? चलना नहीं सीखेगा दौड़ना सीख जाएगा क्या? तो विकास का हर एक चीज कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये भी गलत। विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत है। विकास सतत होता है भैया, गर्भ से कब्र तक, वोम टू टोम, है ना, चलता है ना। विकास चक्री तरीके से होता है, रेखी नहीं, बिल्कुल सही। विकास लीनियर नहीं होता, विकास स्पाइरल होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इसीलिए आपको आज की क्लास में अच्छा समझ आएगा, कल की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, परसों फिर थोड़ा समझ में आएगा। तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक दूसरे से बेहद प्रभावित होते हैं। बताइए। चलो बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर। बात तो सही है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा, शरीर बढ़ेगा तभी तो क्षमता आएगी, क्षमता आएगा तो क्या होगा? विकास होगा। शरीर का बढ़ना अभिवृद्धि, क्षमताओं का बढ़ना विकास, ठीक है। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। अब एक चीज बताओ कि भाई किसी आदमी का हाथ पैर बहुत कमजोर है तो क्या वो बलिष्ठ हो पाएगा? क्या क्षमता ज्यादा आ पाएगी? क्या नहीं। तो शारीरिक विकास
दूसरी क्षमताओं को प्रभावित करता है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए थे तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, एक दूसरे को जुड़े होते हैं, एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। अब देखो यहां एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं बोल रहे हैं, यहां एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ शारीरिक विकास किसको, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर रहा है बोल रहा है, मतलब ये जुड़ा हुआ है ना। तो भैया जो तर्क है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है ना एक दूसरे से, और यहां भी एक दूसरे की ही बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गति, स्थूल को बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है? ठीक है, बताओ। चलो आप लोग बोले तैरना, तैरना लगा देते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है और कलात्मक नहीं हो पाता। अब मैं बुनाई कर रहा हूं जी, बुनाई तो छोटी मांसपेशी है, एकदम देख देख के बुन रहा हूं, यह है फाइन मोटर स्किल, ठीक है। एक कागज पर वृत्त को रख के एकदम ऐसे फाइन काट रहा हूं, वो क्या है, फाइन मोटर स्किल। आयात को काट रहा हूं, आयात एकदम बराबर से काट रहा हूं, फाइन मोटर स्किल। छोटी मांसपेशियां और कलात्मक यूज फाइन मोटर स्किल में आता है। और बड़ी मांसपेशियां जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता वो कहलाता है ग्रॉस मोटर स्किल। और हमेशा ये विकास कैसे होता है, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल। बेस्ट एग्जांपल, बच्चे को कुछ भी दोगे ना, छोटे बच्चे को कुछ भी देना तो वो मान लो ये पेन है, छोटे बच्चे को कुछ भी दोगे, मान लो ये पेन है, पेन को वो ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बड़ा बड़ा कलाई का उपयोग कर रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल। किसी बड़े आदमी को दोगे तो वो पेन को ऐसे पकड़ेगा, ये देखो छोटी मांसपेशियां, फाइन मोटर स्किल, ठीक है। इसीलिए बच्चा ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, ऐसे ऐसे हाथ नहीं हिलाता, मुट्ठी बंद रहेगा और ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, ठीक है। चलो तैरना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। शीर्षगामी में बताइए, सिर से पैर की ओर। दो है विकास की दिशा, एक सिफेलोकोडल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो देखो सिफेलोकोडल सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की ओर। तो सिर से पैर की ओर सिफेलोकोडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। कब है भैया बच्चा परिवार से बाहर जाने लगता है? ठीक, बताइए। बताइए बताइए भैया, बच्चा खुद की पहचान कब बनाएगा, खुद की पहचान किशोरावस्था में। कब बनाएगा जी? हाँ भाई, बाल्य अवस्था में घर से बाहर जाता है लेकिन घर के लोगों के साथ ही रहता है, घर के लोगों से लड़ाई नहीं करता, द्वंद नहीं करता। यहाँ स्वायत्ता बोल रहा है ना, स्वायत्ता मतलब मैं फ्री हूं, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। ये कब आता है? किशोरावस्था, तूफान तनाव द्वंद का काल, ठीक है, किशोरावस्था। अगला, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? ठीक है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त, माचो ब्रेकिंग है एकदम। चलो, बच्चे कोरी पट्टी है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। सही है, सही है। चलो सही है, गलत। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 दोनों आपको फेल कर दिया। भैया
बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बच्चा अपने घर से अपनी मातृभाषा में सब चीज सीखकर आता है, इसीलिए बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। कोरी पट्टी नहीं है, बच्चे को पता है मम चीची सुसु मम्मी पापा पता है, ब्लैंक नहीं आता बच्चा। ठीक है, पहला गलत। बच्चे सक्रिय उद्देश्य प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बिल्कुल सही है यही। बच्चा भैया क्या है, सक्रिय प्राणी है और अपने ज्ञान का निर्माण अपना विकास स्वयं कर रहा है। बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती जिसे बदला नहीं जा सकता। भैया कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती, आप बदल सकते हो। ठीक है, बच्चे के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। विकास क्या हमेशा केवल और केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम है क्या? उसके साथ वातावरण भी है। ठीक है, मान लो हुसैन बोल्ट का बच्चा, हुसैन बोल्ट विश्व के सबसे तेज धावक, उसका बच्चा कोई जरूरी है क्या वो भी विश्व का सबसे तेज धावक होगा? अगर उसको वातावरण ना मिले तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, बच्चे के लिए कोई भी निगेटिव वर्ड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ऑप्शन बी। चलो, कौन सा सूत्र सही है बताइए, कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता धन अधिगम क्या होगा? प्लस विकास। ठीक है, परिपक्वता इंटू अधिगम विकास, विकास इंटू अधिगम परिपक्वता, परिपक्वता धन विकास प्लस अधिगम। क्या होगा? ऑप्शन ए, परिपक्वता के साथ अधिगम करोगे तभी विकास होगा। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, इसीलिए आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो ना वैसे वैसे आपका पढ़ाई कठिन होते जाता है। तो परिपक्वता और अधिगम दोनों रहेंगे तब क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, अपन हमेशा इसमें क्या देखते हैं? वातावरण और अनुवांशिकता। ठीक, पर परिपक्वता और अधिगम, यहां परिपक्वता से आपकी वृद्धि आ गई, शारीरिक बदलाव, और अधिगम से आपका क्या आ गया? वातावरण। पर यहां धन का चिन्ह ही लगेगा। ठीक है, परिपक्वता और अधिगम जुड़ेंगे तब क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, और अनुवांशिकता इंटू वातावरण होगा तब विकास होगा। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह परिभाषा किसने दी? ले भाई, आप लोग बाल्य अवस्था पढ़े हैं, 6 से 10-11 साल बच्चा घर से निकल के बाहर खेलने जाता है, अपना समूह बनाता है, अपना टोली बनाता है, पर उस समय मित्रता स्थायी नहीं होती। मित्रता स्थायी कब होती है? किशोरावस्था में। और यह बात किसने कही है? वैलेंटाइन। किसने कही है? वैलेंटाइन ने कही है परिभाषा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है जी। यही अगर मैं ऑप्शन डाल दूं ना, क्या स्टेनले हॉल, ये और कठिन हो जाएगा। स्टेनले हॉल किसने कहा है? देखो, जीवन का सबसे कठिन काल कहा है विलियम किलपैट्रिक ने, है ना। तनाव, तूफान, संघर्ष, ये कौन कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा विलियम किलपैट्रिक। खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल, ये देखो आ गया, अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है विकास। ये किसने कहा है भैया? किसने? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करता है, अभिवृद्धि की कोई सीमा नहीं होती। देखो यहां लगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसको आपको ज्यादा नहीं पता है वहां एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन। अभिवृद्धि की कोई सीमा नहीं होती, गलत। क्यों? क्योंकि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, उसके बाद हम बढ़ना कम कर देते हैं। ठीक है। विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है, गलत। विकास दृश्य अदृश्य दोनों होता है, ये दो तो कट गए। अब बचा ये दोनों, विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करता है। बताइए भैया, विकास अभिवृद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी क्षमता मेरे अंग को कैसे प्रभावित करेगी? आप खुद सोच के देखिए, मेरी जो ताकत है मेरे अंग को कैसे प्रभावित करेगी? तो ये भी गलत। सही क्या होगा? अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मेरा शरीर पतला दुबला है ना, मैं 40 किलो वजन उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर पतला दुबला है, इसीलिए मैं 40 किलो वजन उठाता हूं। तो मेरी अभिवृद्धि मेरे वजन उठाने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। अब मेरा जो क्षमता उठाने है वो है 40 किलो क्षमता उठा सकता हूं, तो इससे मेरे शरीर पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं, मेरा शरीर ही कमजोर है, इसीलिए मैं कम वजन उठा पा रहा हूं। तो भैया जो आपका अभिवृद्धि है वो विकास को प्रभावित करता है। समझ में आया? भाई अभिवृद्धि क्या होता है? शरीर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, उसका मात्रात्मक रूप से बढ़ना। लेकिन विकास क्या है? क्षमता, कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ये सब किस में आता है? विकास में। तो भैया जब मेरे पास शरीर ही नहीं रहेगा तो मेरे पास क्षमता कहां से आएगी? ठीक है। तो अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करता है। चलो अगला क्वेश्चन, स्टेनले हॉल ने एडोलेंस पुस्तक कब लिखा? यही स्टेनले हॉल है जो किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष का काल कहा है। किलपैट्रिक ने सबसे कठिन काल कहा है किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था के ऊपर बुक एडोलेंस कब लिखी गई भाई? एडोलेंस कब लिखी गई? 1904 में, है ना। एडोलेंस पुस्तक किसने लिखी है? स्टेनले हॉल ने। और उसने किसको? किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष, तूफानों, द्वंद्व का काल कहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय जो परिवर्तन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं जी? एडोलेंस पुस्तक में परिवर्तन कैसे होते हैं? आकस्मिक। इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? आकस्मिक, एकदम अचानक से हो जाते हैं। पढ़ाए थे ना। इसके बाद वाले वैज्ञानिक ने कहा था कि क्रमबद्ध होते हैं, इसने क्या कहा था? आकस्मिक होते हैं। तो आकस्मिकता का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्टेनले हॉल ने। पढ़े हैं बहुत अच्छे से, शायद आप लोग आए नहीं थे या आए थे तो आपको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ। ठीक है। आकस्मिकता का सिद्धांत दिया था स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल बोले कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है एकदम आकस्मिक हो जाता है, इसीलिए उसको तनाव, संघर्ष, तूफानों का काल कहते हैं। कौन सी पुस्तक में? एडोलेंस। उसके बाद के जो वैज्ञानिक आए, कौन? किंग, हॉलिंगवर्थ और थांडाई। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो क्रमिक होता है, आकस्मिक नहीं होता, वो लाइन से होता है, अचानक से नहीं होता। ठीक है। चलो, अनुवांशिकता का संबंध निम्न में से किसमें होता है भैया? अनुवांशिकता का डीएनए, आरएनए, है ना, शुक्राणु, अंडाणु, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्र सतह, जीन्स। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, चित्र बना के पढ़ाया हूं। ठीक है। डीएनए आरएनए में क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसे होता है? धागे की तरह। उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, जीन्स,
हाँ, वो क्या होते हैं, वही क्वालिटी को आगे लेके जाते हैं। तो अनुवांशिकता का, मेरे पापा लंबे हैं, है ना, उनका गुणसूत्र मेरे में आया है, और वो गुणसूत्र में क्या है, जीन्स है, इसी कारण मैं भी क्या हूं, लंबा हूं। ठीक है, तो यहां सीडीपी के टर्म्स में आपकी अनुवांशिकता का संबंध गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। और इसी जो गुणसूत्र और जीन्स से जो क्वालिटी हमको मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता कैसे चलती है जी, घटते क्रम में चलती है। मेरे पापा से मेरे में आएगा 1/2, है ना, मेरे बेटे में जाएगा 1/4, उसके बेटे में जाएगा 1/8, उसके बेटे में जाएगा 1/16, धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक, चलो, किशोरावस्था की निम्न मुख्य विशेषता कौन सी है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है, सृजनात्मकता, आत्मचेतना, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मसम्मान। बताइए क्या होगा, आत्मसम्मान। बच्चा क्या करता है, अपनी पहचान बनाता है, अपना एक हीरो चुनता है, अपनी पहचान बनाता है, और अमूर्त चिंतन करके अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है। आत्मसम्मान, इसलिए तो घर से लड़ाई होती है क्या हमारी, कि मेरे को ये करना है, मेरे को करने दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वुडवर्थ के अनुसार किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये एकदम डायरेक्ट पढ़ाया हूं मैं, है ना। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर कब पढ़ेगा, 15 से 20 वर्ष। किसमें, 15 से 20 वर्ष, किशोरावस्था जी लास्ट में। हाँ, 90%, 65% तो बाल्यावस्था में हो जाता है, 90% 15 से 20 साल किशोरावस्था में मानसिक विकास सबसे उच्चतम सीमा में। इसीलिए इसी समय में नीट जेई ये सब का पेपर आप लोग दिला पाते हो, है ना, क्योंकि कितना टफ आता है वो सब पेपर। ठीक है, चलो, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। हाँ, ठीक है, हाँ, अब एक बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। हाँ, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, क्या आएगा भैया, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर लड़का मां से ज्यादा प्यार करता है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लड़की पिता से ज्यादा प्यार करती है तो इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लड़के की बात कर रहा है ना। लड़का मां से ज्यादा आकर्षित होता है, कहानी बताया ना, लड़के ने अपने पिता को मार के अपनी मां से शादी कर ली, लड़की ने अपनी मां को मार के अपने पिता से शादी कर ली। ठीक है, तो लड़का अगर मां के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है तो उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन पूछता ही है। और लड़की पिता से आकर्षित होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नार्सिज्म, है ना, स्वमोह, स्वलीन, अपने स्वमोह, अपने आप से प्यार करना, क्या कहलाता है, नार्सिज्म। ठीक है, चलिए, विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। आज का आखिरी क्वेश्चन। सतत विकास का सिद्धांत है, सतत विकास का सिद्धांत है। हाँ, विकास एक क्रम से अप और डाउन चलता है, और जिंदगी भर चलता है, अप एंड डाउन चलता है, लाइन में नहीं चलता विकास। दूसरा, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, बिल्कुल, शेर का बेटा शेर के जैसे, आदमी का बेटा आदमी के शेर जैसे, गाय का बच्चा गाय के जैसे विकास करेगा। एकीकरण का सिद्धांत, जो भी विकास होता है, जो भी विकास होता है बाद में हम सबको मिला के उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको विकास के तौर पर पहले बड़ी लाइन खींचना सिखाया गया, विकास के तौर पर बाद में आपको खड़ी लाइन सीखना सिखाया गया, विकास के तौर पर आपको गोला बनाना सिखाया गया, विकास के तौर पर आपको
विकास के तौर पर आपको डब्बा बनाना सिखाया गया। ठीक है, अब आप इसका सबका एकीकरण करो। ठीक है, सबका एकीकरण करो। गोला, खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, क्या बन गया? वह। सबको एक साथ यूज किए तब तो कुछ काम हुआ। तो विकास के सभी पहलू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक एक हाई जंपर है जो हाई जंप करता है, तो उसको विकास करने के लिए सबसे पहले दौड़ना सिखाया जाएगा, फिर उसको रस्सी कूदना सिखाया जाएगा, फिर उसको ऊंची कूद सिखाई जाएगी। उसके बाद जब वो फाइनल में जाएगा तो दौड़ेगा और ऊंचा कूद के ट्रॉफी लेके आएगा। तो जो चीज सीखी थी सबका एक साथ उपयोग किया। विकास का सबसे बेस्ट उदाहरण, भैया आपको डायरेक्ट आपकी मम्मी सब्जी बनाना सिखाई क्या? सबसे पहले सब्जी काटना सिखाई होगी, सब्जी सुधारना सिखाई होगी। ठीक है, उसके बाद ही तो सब्जी बनाए। तो भैया जो जो चीजें हम पहले सीखते हैं बाद में उसी का उपयोग करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब विकास का विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो क्रिया करते हैं वो सामान्य से विशिष्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का 31 क्वेश्चन था। ठीक है, डेमो के तौर पर ये जितने भी आप एमसीक्यू देख रहे हैं ये सबको हम पढ़ते हैं कहां? अपनी क्लास में। और इसी प्रकार के एमसीक्यू अपन आगे भी लेके आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता सभी की क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन तय दिनों में नोटिफिकेशन आएगा और जिस दिन एग्जाम का डेट तय हुआ है उसी दिन एग्जाम होगा। तो अभी समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।